तो सबसे पहले मेरा सवाल है, आप लोगों में से कौन कौन वृंदावन गया बांके बिहारी के दर्शन करने? आप तो वहीं की हैं। मैं अनंत बार, अरे वाह, अक्सर जाती रहती हूँ। मैं एक बार गई थी और उसके बाद मेरा मन नहीं हो पाया। क्योंकि आप देखिए व्यवस्था वहाँ पर इतनी ज़्यादा खराब थी, इतनी भीड़ कि कोई ना सिक्योरिटी चेक ना कुछ ऐसा था, जिसकी वजह से मतलब श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और उस वजह से मैं भी परेशान हुई। तो उसके बाद से मैं नहीं जा पाई। आप किसी खास दिन गई थी या फिर वहाँ नहीं, कोई खास दिन नहीं था, लेकिन ये इतना बड़ा मंदिर, प्राचीन मंदिर है कि शायद यहाँ पर हर वक्त भीड़ होती है और उस वजह से दिक्कतें भी बहुत होती है। आप जैसे काफी लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि मथुरा वृंदावन जाने की चाहत बहुत लोग रखते हैं और खास तौर से वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करना लोग जरूर चाहते हैं। ऐसे में लोगों के लिए जो अच्छी खबर है वो खुशी आगे बताएगी। बिल्कुल, असल में देखिए वृंदावन मशहूर बांके बिहारी मंदिर, वहां पर जो दर्शन के टाइमिंग्स हैं उसे बदल दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को सहूलियत हो। देखिए ये रिपोर्ट। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी के दिव्य दर्शन के लिए हर दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मंदिर परिसर में हर दिन सुबह से शाम तक बांके बिहारी जी की झलक पाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। हालांकि मंदिर में आरती और दर्शन के समय निश्चिंत होते हैं, लेकिन परिसर में हर दिन इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं कि कई बार उन्हें संभालना भी मुश्किल होता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत के लिए अब मंदिर में दर्शन की व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए गए हैं। बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की चौथी बैठक में तय किया गया है कि मंदिर में वीआईपी पर्ची व्यवस्था बंद की जाएगी, यानी वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। मंदिर परिसर में वीआईपी गैलरी भी हटाई जा सकती है। मंदिर में केवल एंट्री गेट से ही एंट्री होगी और एग्जिट गेट से ही लोग बाहर निकल सकेंगे। सभी श्रद्धालुओं के लिए सेम चीज होनी चाहिए, तो ये बंद करना चाहिए इनको। और टाइमिंग जो भी अपना 1.5 घंटे का बढ़ रहा है ये अच्छी बात है, ताकि हम सभी लोग आसानी से जो है दर्शन को कर सकेंगे। हाँ, टाइम बढ़ाना चाहिए और बुजुर्ग लोग की अलग की लाइन होने तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा हो जाएगा सर। हम बहुत दूर से आए हैं, रामपुर से आए हैं। बस हम 5 या 7 मिनट लेट हुए हैं, जिसका गेट बंद हो गया और हम चाहते हैं कि अंदर दर्शन करना टाइम बढ़ा दिया जाए ताकि हम दर्शन कर सकें। वो तो बहुत अच्छा है। वीआईपी भगवान तो सबके लिए एक से होते हैं, चाहे वो वीआईपी हो चाहे नॉर्मल इंसान हो, है ना। बस थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया जाए, जिससे इतने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। थोड़ा अब देखिए 5 साढ़े 5 बजे तक इंसान कहाँ रहेगा, गर्मी में घूमेगा फिर इधर उधर, इसीलिए थोड़ा टाइम बढ़ जाना चाहिए। नहीं, टाइम तो 1 घंटा बढ़ा दिया जाए और जो वीआईपी पर्ची बंद कर देना चाहिए, वो सबको एक जैसा होना चाहिए। वो बुजुर्ग लोग जो है सीनियर और जो व्हील चेयर पे आते हैं उनके लिए अलग से लाइन लगा दिया जाए। इसके अलावा दर्शन में श्रद्धालुओं को आसानी हो, इसके लिए बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन के समय भी बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार गर्मियों में प्रातः 7 बजे से 7:15 बजे तक आरती होगी, जबकि सर्दियों के दौरान सुबह 8 बजे से 8:15 बजे तक आरती होगी। गर्मियों में दर्शन का समय सुबह 7:15 से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। वहीं सर्दियों में दोपहर 1:30 बजे तक दर्शन हो सकेंगे। गर्मियों में दोपहर 12:30 बजे से 12:45 तक आरती होगी, जबकि सर्दियों में 1:45 बजे तक आरती का समय रहेगा। गर्मियों में शाम को मंदिर में 4:15 बजे से रात 9:30 बजे तक दर्शन होंगे, जबकि सर्दियों के दौरान शाम में दर्शन का समय शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। गर्मियों में रात 9:30 बजे से 9:45 बजे तक आरती होगी, जबकि सर्दियों में रात 9:15 बजे तक आरती होगी। ये भी तय किया जाएगा कि मंदिर से लगातार लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि दूसरे शहरों और विदेशों में भी श्रद्धालु ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन कर सके और आरती देख सके। इसके अलावा मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था सुधारने का भी फैसला किया गया है। अब सख्ती से इस नियम का पालन पर ध्यान दिया जाएगा कि मंदिर में तैनात सभी पुलिस कर्मचारी और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड अपनी तय जगह पर ही ड्यूटी करें। उनके इधर उधर पाए जाने पर एसएसपी की ओर से एक्शन लिया जाएगा। साथ ही मंदिर में सुरक्षा चुस्त और दुरुस्त करने के लिए फिलहाल मंदिर की सिक्योरिटी में तैनात प्राइवेट कर्मचारियों को बदला भी जा सकता है। मैनेजमेंट कमेटी ने यह भी तय किया है कि मंदिर के भवन और उसके परिसर का आईआईटी रुड़की से आंतरिक स्ट्रक्चर का ऑडिट भी कराया जाएगा, ताकि इस प्राचीन मंदिर की वास्तविक स्थिति के बारे में पता लगाया जा सके। करीब 7 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें 2 बिंदुओं पर अभी तक सहमति बनी है। एक जो वीआईपी कल्चर है वो बंद किया जाए, दूसरा जो दर्शन है ठाकुर जी के वो सुगमता से हो। जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं
तो वो एक ऐसा मैसेज लेके जाएं कि हम ठाकुर जी के दर्शन करने आए, हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। और जो वयोवृद्ध लोग आते हैं, जो दिव्यांगजन आते हैं, उनके लिए विशेषकर चर्चा हुई कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, वो आए तो भगवान के अच्छे तरीके से दर्शन करें। तो 9 बिंदु रहे इसमें जिन पर चर्चा हुई, कुछ पर सहमति बनी, कुछ पर असहमति बनी, क्योंकि अभी ये चौथी मीटिंग थी। अभी भविष्य में और मीटिंग होती रहेंगी, तो और बांके बिहारी मंदिर में जो परिसर है, उसके दर्शन है या उसकी जो सारी व्यवस्थाएं, उन पर चर्चा होगी और धीरे धीरे करके सारी चीजें लागू की जाएंगी। मदन गोपाल शर्मा, वृंदावन। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले तक आपको गणेशोत्सव की हम तस्वीरें दिखा रहे थे, लाल बाग चा राजा, जो कि सबसे मशहूर है और शायद ही वहाँ कोई ऐसा हो आम या खास जो ना गया हो, मुंबई में खास करके जो रहते हैं और उसके आसपास। वहाँ तो भीड़ मतलब एक से एक वीआईपी और नॉर्मल जो श्रद्धालु हैं वो भी जाते हैं। और वहाँ भीड़ इतनी होती है कि धर्मेंद्र भी जैसे बता रहे थे कि अलग अलग तरह के दर्शन हैं। कुछ होते हैं चरण दर्शन, सिर्फ आप उनके चरण देख पाएंगे एंड फिर हो गया, आप जाएंगे। कुछ होता है मुख दर्शन, मुख दर्शन के लिए शायद बहुत लंबी भीड़ होती है, लाइन में लगना होता है, जो आप एकदम सामने जा करके आप देख पाते हैं। हिम्मत है मुंबई, तभी कहते हैं ना कि किस्मत वालों को ही दर्शन करने का मौका मिलता है। लेकिन जीएनटी में जितने भी लोग हैं ना, सभी किस्मत वाले हैं। हाँ, ये तो है, सबको दर्शन होते हैं। मतलब हमारी पूरी टीम से लेके जीएनटी के जितने दर्शक हैं, क्योंकि हमने सबको दिखाया, सबको, हमारे रिपोर्टर थे धर्मेंद्र, वहां से दिखा रहे थे। तो खबर देखिए ये है कि अब उनको जो भी चढ़ावा या उपहार चढ़ाया गया ना, अब उसकी नीलामी हो रही है और इस साल जो हर बार परंपरा निभाई जाती है वो इस साल भी निभाई जानी है। बिल्कुल, देखिए मंडल को नीलामी से कितनी कमाई हुई ये रात 10 बजे के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अभी तक खबर ये है कि 108 उपहारों की नीलामी से मंडल को 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हो चुकी है। कानों के कुंडल, गले का हार, मोदक, मूषक और श्रृंगार, लालबाग चा राजा का ये स्वरूप इतना मनमोहक है कि गणेशोत्सव के दौरान पूरी दुनिया से भक्त इनके दर्शन के लिए खिंचे चले आते हैं। बप्पा का ये अद्भुत अलौकिक स्वरूप शुभता का प्रतीक है। भक्तों की इनसे अटूट आस्था जुड़ी है कि रिद्धि सिद्धि के दाता मंगल मूर्ति हर कामना पूरी करते हैं और जब मनोकामना पूरी होती है तो भक्त बाप्पा को आभार स्वरूप उपहार भेंट करते हैं। हर साल गणेशोत्सव के दौरान भक्त दिल खोलकर बाप्पा पर प्यार लुटाते हैं, उन्हें उपहार भेंट करते हैं और इस तरह अपनी श्रद्धा भक्ति बाप्पा के चरणों में अर्पित करते हैं। इस साल भी गणेशोत्सव के दौरान भक्तों ने बाप्पा को सोने चांदी से जड़े कीमती उपहार भेंट किए। पिछले 92 साल से लालबाग चा राजा गणेशोत्सव मंडल विसर्जन के बाद बाप्पा को भेंट की वस्तुओं की नीलामी करता है। इस साल भी इस परंपरा को निभाया गया। लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का इस साल ये 92nd ईयर है और बड़े धूमधाम से भाविकों के श्रद्धाओं के साथ ये लालबाग का राजा का उत्सव संपन्न हुआ। 7 तारीख को लालबाग का राजा का बाप्पा का विसर्जन हुआ। उसके बाद हर साल की परंपरा की ओर से मंडल की 92 ईयर्स की ये परंपरा है कि जो लालबाग के राजा के चरणों में भाविक जो दान अर्पण करते हैं, सोने चांदी की वस्तु अर्पण करते हैं, तो उनका एक सभी भाविकों के लिए वो प्रसाद के स्वरूप में उनको मिलना चाहिए, इसलिए वो लीला ऑक्शन होता है। जानकारी के मुताबिक इस साल बाप्पा को चढ़ाई कुल 108 वस्तुओं की नीलामी हुई। खबर है कि इससे मंडल को करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई हुई। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे आकर्षक ऐसे सोने की चांदी की वस्तु नीलाम हो रही है। इसमें खास तौर पे लालबाग का राजा के प्रतिकृति भी है, चांदी की है, सोने की है, और श्रीफल है, मूषक है, बाप्पा का जो वाहन रहता है वो मूषक की प्रतिकृति है, मंगल कलश जैसे आभूषण है, ब्रेसलेट है, सोने के चैन है, उसमें आकर्षक ऐसे पेंडेंट है और कर्णफूल है। समई जो हम लोग बोलते हैं, बाप्पा के सामने हम लोग जब समई लगाते हैं वो समय की प्रतिकृति है। बहुत सारे सोने के चांदी के आकर्षक ऐसे कलश, मुकुट, इसके बाद छत्र जो है भगवान के ऊपर हम लोग लगाते हैं, ऐसे अलंकार है, ऐसे आभूषण है। इससे शुभ और क्या हो सकता है कि इस नीलामी से जमा धनराशि का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा और बाप्पा का आशीर्वाद कई जिंदगियों में खुशियों की बहार लाएगा। ऐसे में अब लालबाग के राजा से जो बड़ी अपडेट है वो ये कि गुरुवार की शाम बप्पा को जितने भी चढ़ावे चढ़ाए गए थे उसकी नीलामी हुई है। 1 करोड़ 65 लाख 71,111 रुपए यानी कि ये शुभ राशि जमा हुई है।
सबसे बड़ी जो बोली लगी है वो 11.5 लाख रुपए की है। 10 तोले का सोना बढ़ चढ़कर एक सज्जन ने बोली लगाई और जीत कर लेके गए। इस नीलामी में न केवल आसपास के व्यापारी, स्थानीय लोग, बल्कि दूर दराज से भी लोग पहुंचे हुए थे बप्पा का दर्शन करने के लिए। अब फिर से एक बार 1 साल का इंतजार है, उसके बाद ही बप्पा के ये जो 10 दिनों का गणेश उत्सव है इसे देखने का मौका मिलेगा। ऐसे ही नहीं कहते गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। देखिए, कचरे में फेंक दिए जाने वाले पुराने जूते, टायर या फिर कपड़े, सोचिए अगर इसी पुराने और खराब सामान से किसी के पैरों में चप्पल, कंधे पर बैग या घर में बिछाने के लिए मैट बन जाए तो कितना बेहतर होगा। बिल्कुल, आपको बता दें मुंबई के 2 युवाओं ने इस सोच को हकीकत में तब्दील किया है। उनकी पहल से न सिर्फ पर्यावरण को बचाया जा सकेगा बल्कि हजारों गरीब बच्चों को जूते और स्कूल बैग भी दिए। ढेरों फेंके हुए पुराने जूते कहीं सड़कों के किनारे पड़े, कहीं कूड़े के ढेर में। आपके हमारे वो खराब कपड़े जो कभी घर की सफाई के काम आते हैं तो कभी यूं ही फेंक दिए जाते हैं। लेकिन अब यही कचरा और पुराना सामान कई जरूरतमंदों के चेहरे की मुस्कान की वजह बन रहा है। ये जो तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि ये कोई कूड़ादान है, लेकिन सही मायने में ये कूड़ादान नहीं है, बल्कि इन जूते और चप्पलों की तकदीर बदलने वाली है। जी हाँ, रिसाइकल का काम चलता है इस यूनिट में जहां मैं मौजूद हूं। जैसा कि बताया, मुंबई के भिवंडी इलाका, यहाँ पर जो फेंके हुए जूते होते हैं जिनका कोई अब काम नहीं है, जो कभी कूड़ेदान में मिलते हैं तो कभी अन्य जगहों पर मिलते हैं, उन सभी को बटोर कर लाया जाता है और उसके बाद कुछ इस तरीके से जो कारीगर हैं वो जुटते हैं और उन जूतों की जो सीरत है उसे बदल देते हैं। इस सोच को हकीकत में तब्दील किया मुंबई के 2 नौजवानों ने, श्रेयांश भंडारी और रमेश धामी, जो पुराने जूतों, खराब हो चुके टायरों को नया जीवन देकर हजारों गरीब बच्चों की जिंदगी बदल रहे हैं। इनकी इस कोशिश का नाम है ग्रीन सोल। तो मैंने स्टार्ट किया ये फाउंडेशन। हमने 2013 में मैं रनिंग करता था, नेशनल प्लेयर एथलेटिक्स। हम रनिंग करते थे, जूते हम हर साल 4 से 6 बार खराब होते थे और हम थ्रो करते थे। तो उससे एक मेरा मैंने जूता मंगाया था, ऑर्डर किया था, वो जल्दी खराब हो गया। तो वहाँ से पता चला कि हर साल मेरे ही 4 से 6 पैर खराब हो रहे थे। लोग कितने 150 करोड़ लोग आबादी है हमारी इंडिया के अंदर ही, तो उसमें कितने लोग फेंकते होंगे। तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन लगाया और हमने यूएन के डेटा के सर्च किया और पता किया कि वहाँ इतने लोगों के पास चप्पल ही नहीं है और इतने लाइनफिल में जा रहा है। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया ग्रीन सोल फाउंडेशन की जर्नी। कभी धावक रहे श्रेयांश और रमेश को एक दिन एहसास हुआ कि हर साल उनके कई जूते बेकार हो जाते हैं और इसी सोच से एक नए सूर्य का उदय हुआ, जिसका नाम है ग्रीन सोल फाउंडेशन, जो बेकार जूतों से किसी की जिंदगी को रोशन करने का काम कर रही है। मुंबई के वसई और भिवंडी में इनके यूनिट्स हैं, जहां पुराने जूतों को काट छाट कर नए रूप दिए जाते हैं। यहाँ जूते ही नहीं बल्कि पुराने फ्लेक्स, बैनर और कपड़ों से बैग और मैट भी बनाए जाते हैं। और जूते की कंडीशन होती है कैटेगरी वाइज A, B, C 3 कैटेगरी होती है। बहुत अच्छा जूता होता है, हम डायरेक्टली उसको डोनेट करते हैं। और उसके बाद सेकेंड पार्ट होता है, जो पड़ जाता है, वो पड़ जाता है, उसका सोल नीचे से निकला तो उसको हम कटिंग में डाल के अपसाइकलिंग करके और साइज उस हिसाब से बॉक्स बनाते हैं और उसका लेस अलग किया, लेस यहाँ पे निकाला, इंसोल यहाँ निकाला और अपर्स यहाँ, और ये अलग सेग्रीगेट होता है। सेग्रीगेट होने के बाद फिर उसकी साइज नहीं होती। हमारा कोई भी हम लोग ऑडिट होता है जहाँ पे नीडफुल है। अगर हमारे उड़ीसा में हमारे को 10,000 बच्चों को डोनेट करना है तो उनका डेटा वेरीफाई होता है। उसके बाद लिस्ट निकाल के उस हिसाब से फिर वहाँ पे कटिंग होती है। कटिंग में फिर उससे प्रोडक्शन होता है। पुराना कपड़े होते हैं, उनसे डेनिम जीन्स, क्लोथ, टी शर्ट्स, उससे बैग बना रहे हैं जो बच्चों को जरूरत हो। और इससे जो पुराना लेस है, जूते के लेस से क्लीन करके फिर ये हमने अपर पट्टी बनाई है। देश भर में ग्रीन सोल के 15 से ज्यादा कलेक्शन सेंटर हैं, जहां पुराने जूते जमा किए जाते हैं। Amazon और एडिडास जैसी कंपनियां भी अपने रिजेक्टेड या रिटर्न किए गए जूते इन्हें सौंप देती हैं। अब तक ग्रीन सोल 7 लाख से अधिक जूतों को रिसाइकल कर जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचा चुका है।
लक्ष्य है कि 2026 तक ये संख्या 10 लाख से ऊपर पहुंचाई जाए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको मिला था 75,000 एंड फिर 40,000 ऐसे करके हमको मिला, और उसी पैसे का हमने यूज करके आज यहाँ पे पहुंचे। हम लोग ऑलमोस्ट 8 लाख पेयर हमने डोनेट किया अक्रॉस इंडिया 24 स्टेट्स। सोचिए 8 लाख से ज्यादा अभी तक जूतों का वितरण कर दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 35 करोड़ से ज्यादा जूते कचरे में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन मुंबई के 2 दोस्तों की बदौलत आज ऐसे कई हजार लोगों के पैरों को सुरक्षा और उनकी जिंदगी को नई उम्मीद मिली है। भले ही यहाँ पर पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन जिस तरीके से नया इस्तेमाल लाया जा रहा है जूतों का और उन जगहों तक पहुंच पा रहा है जिन्हें वाकई में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जरूरत है। सोचिए जरा उन बच्चों के पास जैसे ही ये नए जूते उनके पैरों में आते होंगे तो जो चेहरे पर खुशी आती होगी, उसे देखने के बाद कितना जी इतना मतलब खुश हो जाता होगा, सोचिए। और वाकई में इससे बड़ी गुड न्यूज आखिर है भी क्या। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। अब आपको इनोवेशन और क्रिएटिविटी की एक बेहतरीन मिसाल दिखाते हैं। दिल्ली में एक शख्स ने अपने घर की छोटी सी छत को ही एक वेजिटेबल गार्डन बना दिया है और वहाँ वो और उनकी पत्नी 20 से 25 किस्म की सब्जियां उगा रही हैं। बिल्कुल, ये इनका स्टार्टअप है जिसके जरिए न केवल ये दंपति कमाई कर रहा है बल्कि अपने इस वेजिटेबल बिजनेस आइडिया को सभी के साथ शेयर भी कर रहा है। मकसद यही कि लोग शुद्ध उगाएं और शुद्ध ही खाएं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने फ्लैट की बालकनी में सब्जियां उगा सकते हैं, जाहिर है आपका जवाब होगा हाँ, 2-4 तो लगा ही सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको एक ऐसा आइडिया दें कि जिससे आप अपनी छोटी सी बालकनी में 25 से 30 सब्जियां आराम से उगा सकें, क्यों गए ना आप। दिल्ली के रहने वाले मिथिलेश कुमार सिंह कुछ ऐसे ही सब्जियों की खेती कर रहे हैं। 50 गज की ये छोटी सी छत, इस छत पर क्या क्या है? बैगन है, भिंडी है, तोरी है, लौकी है, टमाटर है, घिया है और न जाने क्या क्या है। इस छोटी सी क्यारी का कलाकार कौन है, चित्रकार कौन है, मिलवाएंगे आपको मिथिलेश कुमार सिंह से, जो किसी ज़माने में कंप्यूटर इंजीनियर हुआ करते थे, लेकिन आज इस काम की वजह से उन्हें शहर का किसान तो हम कह ही सकते हैं। मिथिलेश ड्रेनेज में इस्तेमाल होने वाले पाइप, जिन्हें टावर भी कहते हैं, उनमें अलग अलग तरह की सब्जियां उगाते हैं। यहाँ पे 50 गज की छत है और इसका कुछ हिस्सा टंकी इत्यादि निकाल भी दिया जाए तो यहाँ पे तकरीबन 80 के आसपास टावर्स हैं और ऑन एन एवरेज लिया जाए तो एक टावर में मिनिमम, जैसा आपने बताया, 5 बड़ी सब्जियाँ लगती हैं। चाहे आप कैप्सिकम कह लीजिए, टमाटर कह लीजिए, बैगन कह लीजिए, भिंडी कह लीजिए, जो देखिए उगा हुआ है, तो ऐसी सब्जियाँ आपकी 5 बड़ी लग जाती हैं एक टावर में मिनिमम। इन टावर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टावर कितनी जगह घेरता होगा, एक गमले से भी कम। उसमें 16 होल्स हैं और प्रत्येक होल में आफ्टर फिलिंग सॉइल मिट्टी भरने के बाद 2-2, 3-3 दाना पालक डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए और आप ये समझिए कि पूरा टावर नीचे से ऊपर तक ग्रीन हो जाता है। आप देख भी सकते हैं, ये देखिए नीचे से ऊपर तक ये पूरा टावर, इसमें हमने लेटस लगाया है। अभी मौसम चेंज हुआ है तो नए पौधे लगे हैं। और तीसरा टावर हाइब्रिड टावर है सर, उसमें रूट वेजिटेबल्स भी लग जाती हैं, मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया। तो लगभग मतलब छत पे, और छत पे ही नहीं, बालकनी में भी आदमी अपनी पसंद की सब्जियां खा सकता है। कंप्यूटर इंजीनियर रहे मिथिलेश और उनकी पत्नी विंध्यवासिनी को कोरोना के समय छत पर टहलते टहलते कुछ ऐसे ही सब्जियां उगाने का आइडिया सूझा, जो अब उनका एक स्टार्टअप बन चुका है। कोरोना का टाइम था और घरों में सब लोग लॉक थे। अब नई नई क्रिएटिविटी जैसे सबके पास आ रही थी, हमारे पास भी था कि कुछ करते हैं, सब्जियां उगाते हैं। अब सब्जियां उगाना तो था, बच्चे भी छोटे थे, छत पे स्पेस भी चाहिए, तो स्पेस को लेके कई बार हिचके हम लोग सब्जियों के पौधे ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। स्पेस ख़त्म हो जाएगा, बच्चे खेल नहीं पाएंगे, हम लोग टहल भी नहीं पाएंगे। वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि क्या नीचे की ज़मीन बच जाए और हवा में पौधे उगा सकते हैं। काफ़ी कुछ हम लोगों ने रिसर्च किया इस बारे में, यूट्यूब खंगाले, अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे और वहाँ से ये मिक्स होके एक कॉन्सेप्ट बना। अपने छत पे हमने इसको ट्रायल किया और अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में हम फिजिकली भी अवेलेबल हैं सर्विस के साथ, और देश भर में तो खैर ये हमारा कुरियर के माध्यम से जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में 150 से ज्यादा घरों तक मिथिलेश का स्टार्टअप पहुंच चुका है।
कोई भी व्यक्ति टावर बना सकता है, कोई भी चीज़ एक्सक्लूसिव नहीं है, छिपी हुई नहीं है। तो देश भर में तो हम लोग भेज ही रहे हैं, और बनाना हम लोगों ने लाखों लोगों को सिखा दिया है। तो खुद भी आदमी बना सकता है जिसके पास टाइम है। और बाकी देश भर में हम लोग ये कुरियर के माध्यम से ये टावर भेजते हैं, टावर के साथ सीट्स भेजते हैं, और पूरा उनको 30 दिन तक गाइड करते हैं। हमारे पैनल पे कुछ साइंटिस्ट्स भी हैं और एग्जैक्टली उनके हिसाब से कस्टमाइज गाइड करते हैं। फिलहाल तो मिथिलेश और विंध्यवासिनी घर में सब्जी के नाम पर बाजार से सिर्फ आलू और प्याज लेकर ही आते हैं। बाकी सब कुछ वो इसी गार्डन में फल फूल रही सब्जियां खा रही हैं और दूसरों को भी ऐसे टावर लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। आलू प्याज लेके आते हैं हम लोग, लिटरली बता रहे हैं। हरी सब्जी में हमारे गार्डन में हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। आलू डाल के लोबिया बना लीजिए, उधर देखिए घिया लगी हो वो बना लीजिए, थोड़ा आलू डाल के बच्चों को टिफिन ले जानी होती है, भिंडी बना लेते हैं हम लोग, कुछ साग बना लेते हैं। तो हमेशा यह इस गार्डन में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, जबकि बहुत छोटी छत है। अब अगर एवरेज मैं बताऊं तो देखिए क्या होता है कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग का एक कॉन्सेप्ट है सर, उसमें प्रोडक्शन कम होता है, इसीलिए तो लोग यूरिया या केमिकल यूज करते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाएं। अब आदमी खुद उगाएगा तो ये सब तो करेगा नहीं, अपने हाथों तो अपने नहीं खाएगा, लेकिन अब किचन में उसको रिक्वायरमेंट है भी, प्रोडक्शन कम और किचन में रिक्वायरमेंट ज़्यादा, तो पौधे बढ़ा लीजिए। अब पौधे बढ़ाने के लिए जगह भी कम है तो टावर लगा लीजिए। कुल मिलाकर छत और बालकनी पर टावर के जरिए ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने की ये तकनीक कमाल की है। कुल मिलाकर इसके फायदे बहुत सारे हैं, पर अच्छी बात यह है कि कम जगह में ज़्यादा सब्जियां और ज़्यादा सेहत आप मानिए कैसे मिल सकती है, उसका एक उपाय ये दोनों बता रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। देखिए, कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, अगर जज्बा हो तो सपने किसी भी उम्र में पूरे किए जा सकते हैं। गुजरात के सूरत की रहने वाली 82 साल की बकुलाबेन पटेल इसकी एक मिसाल बन चुकी हैं। 82 साल की इस बुजुर्ग ने तैराकी और एथलेटिक्स में अब तक 554 मेडल जीतकर सबको चौंका दिया है। कहते हैं कि उम्र सालों से नहीं हौसलों से गिनी जाती है, और 82 साल की सूरत की जलपरी यानी बकुलाबेन पटेल इसकी जीती जागती मिसाल है, जिन्होंने तैराकी और एथलेटिक्स में भारत समेत 16 देशों में अलग अलग मुकाबलों में 554 मेडल जीतकर साबित कर दिया कि जज्बा कभी बूढ़ा नहीं होता। मैं स्विमर, एथलेट, योगा, डांसर हूँ। मैंने सीखने की शुरुआत तो 58 की एज में की थी। स्विमिंग किया, फिर एथलेटिक्स किया, योगा भी किया, योगा में भी नेशनल मेडल लिया। अभी तक मैं कंटिन्यू 58 की एज से 82 तक अभी तक कंटिन्यू मैं स्विमिंग करती हूँ। स्विमिंग के लिए मैं 16 कंट्री, इंटरनेशनल 16 कंट्री में खेल के आई हूँ। मेरे पास कुल मिलके 554 मेडल्स, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स है, और वो अभी भी मेरा प्रैक्टिस तो जारी है। 58 साल की उम्र में बकुलाबेन ने अपने सपनों की उड़ान को परवाज दी, और आज 82 साल की उम्र में भी सुबह 4 बजे उठकर घंटों प्रैक्टिस करती हैं। पहले हाउसवाइफ थी, कुछ समाज के सिवाय और कुछ ज्ञान नहीं था। बच्चों को बड़ा करने का, पढ़ाने का, समाज के कायदे में रहने का, सिर ढकने का, वो ऐसे लुगड़ा पहनने का, वो सब हमारे में चलता था। मुझे बहुत शौक था, मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल में पढ़ी थी, तो स्पोर्ट्स और डांसिंग का बहुत शौक था। तो फिर मैंने सोचा देखो मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, मेरे लिए तो स्पोर्ट्स के सिवा तो कुछ चांस है नहीं। तो वैसे भी मेरा पहले से ही मन था, तो मैंने सोचा कि चलो स्पोर्ट्स करती हूँ। तो पहले मैं एथलेटिक्स में गई, तो एथलेटिक्स में तो मैंने सोचा कि क्या एथलेटिक्स करने का, ऐसी गेम खेले कि हाथ पांव जमीन को नहीं लगे, ऐसी गेम खेलनी है। तो वो स्विमिंग था, तो मुझे तो फोबिया था, और वो सोचते सोचते मेरी एज भी हो गई, 58, 59 हो गई थी। गृहिणी से खिलाड़ी बनी बकुलाबेन को प्रेरणा अपने पोते पोतियों से मिली। मैंने डांस भी 68 की एज में शुरू किया। 75 की एज में मैंने अरंगेत्रम किया। मैंने हेमा मालिनी जी का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है, और अभी ये साल में मैंने MA पास किया।
एमए मेरा डांसिंग में एमए हो गया है। 82 साल की उम्र में बकुलाबेन ने जो कर दिखाया है वो किसी मिसाल से कम नहीं। 82 वर्षीय बकुलाबेन पटेल से आज के युवाओं को भी सीख लेने की जरूरत है, जो कदम कदम पर वाहन का इस्तेमाल करते हैं, चलने में भी हिचक करते हैं, आराम चाहते हैं। तो बकुलाबेन पटेल जो है 82 साल की उम्र में इस तरह से आज भी मेहनत कर रही हैं और उनका कहना है कि ये मेहनत जब तक वो जीवित है, जब तक उनका शरीर स्वस्थ है, तब तक जारी रहेगी। संजय सिंह राठौड़, गुड न्यूज टुडे, सूरत।